नया डिसऑर्डर हमारे पास है अस्थमा। इसको कहते तो हम अस्थमा हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये है नहीं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो लोग समझ नहीं पाएंगे, अज़मा है। लेकिन इन जनरल अगर आप किसी से अज़मा बोलो तो कोई समझ ही नहीं सकता, तो हम हिंदुस्तान में है अस्थमा के नाम से चल रहे हैं। तो अस्थमा को जान लें कि सर ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब सामान्य रेस्पिरेटरी ट्रैक आपको पता होना चाहिए कि हवा जो है हम नाक से लेते हैं, फिर होता हुआ ट्रैक से वेंट पाइप है, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड सो ऑन। तो हमारे पास इसमें अस्थमा में हुआ क्या, जैसे आपके पास ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई हुआ, सॉरी ट्रैकिया हुआ, फिर ब्रोंकाई हुआ, फिर ब्रोंकाई के बाद फिर और बहुत सारी ब्रांचेस आप करते गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड सो ऑन, ऐसे आप बढ़ते जाए। फिर लास्ट में आते हो आप तो आपसे शुरू होता है ब्रोंक्यूल। ध्यान से समझ पाइएगा हम कहां पर पहुंचे, एंड दैट इज अ ब्रोंक्यूल। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब हम ट्रैकिया और ब्रोंकाई में रहते हैं तो हमारे पास छल्ले पाए जाते हैं। तो ये छल्ले होने के कारण वो कार्टिलेजिनस रिंग हाइलिंग तो कभी कोलैप्स नहीं कर सकते, लेकिन ब्रोंक्यूल में छल्ले नहीं पाए जाते। फिर ब्रोंक्यूल भी बाइफरकेट करता जाएगा आगे, लेकिन वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड सो ऑन बहुत बार बाइफरकेट करता है। पर्पस एक ही है, सरफेस एरिया बढ़ा लिया जाए। जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतना बढ़िया आपके पास गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। तो ब्रोंक्यूल में जब हवा गुजरती है तो सर इसी रास्ते गुजर रही है। तो अगर आपके पास ब्रोंक्यूल में स्पैज्म हो, स्पैज्म का मतलब होता है सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन। गलती से ब्रोंकाई और ब्रोंकियो ट्रैकिया मत बोल दीजिएगा, क्योंकि अगर उनकी वॉल में कभी स्पैज्म हुआ भी तो कोलैप्स नहीं कर सकते। इनकी वॉल में अगर मान लीजिए स्पैज्म हुआ, थिंक हियर, तो ये स्पैज्म होगा तो ये ऐसे नैरो सा हो जाएगा, सकरा सा, एकदम रास्ता बंद कर देगा। तो रास्ता बंद कर देगा तो एयर का जो पैसेज होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज अस्थमा। अस्थमा इज डिफाइंड एज ए स्पैज्म यानी सडन कॉन्ट्रैक्शन इन द ब्रोंक्यूल वॉल, इसके दीवार। अब सवाल आता है कि यार रहते रहते हमको अस्थमा हो ही क्यों जाता है, क्योंकि अस्थमा का लोग कहते हैं अटैक पड़ता है। इसको भी जान लें, एक्चुअली अस्थमा को हम एक एलर्जिक डिसऑर्डर में लाते हैं। एलर्जिक डिसऑर्डर, एलर्जिक इन द सेंस, एलर्जिक का मतलब होता है दैट इज ओवर सेंसिटिविटी टू द सर्टेन पार्टिकल। किसी भी एलर्जी की डेफिनेशन यही है, ओवर सेंसिटिविटी टू सर्टेन पार्टिकल। अब एलर्जी का रीजन तो पता नहीं होता, इट्स ए मैटर ऑफ रिसर्च, क्योंकि हमारे शरीर में कई पार्टिकल के प्रति एलर्जी होती है। वही पार्टिकल मेरे को एलर्जी होगा, दूसरे वाले बच्चे को नहीं होगा। तो अब सपोज करिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा एक पॉलन है जिसमें बहुत लोग को एलर्जी होती है, या डस्ट है। तो जैसे ये डस्ट या पॉलन हमारी एयर के रास्ते नाक के अंदर से होता हुआ यहां तक पहुंचता है तो हमारी बॉडी सेंसिटिव है। तो जैसे ये डस्ट पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो ब्रोंक्यूल उसे स्टॉप करना चाहता है, नो एंट्री, क्योंकि इसके प्रति सेंसिटिव है। ऐसे बहुत सारी चीजें अंदर जा रही हैं अच्छी बुरी, लेकिन जैसे वो डस्ट या पॉलन जिसके प्रति हमारी करस्पॉन्डिंग एलर्जी है, जैसे ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगी वो रास्ता रुक जाएगा, नो आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि ओवर सेंसिटिविटी है हमारी। तो वो उसी के फेवर में होता है। तो हम जिस पार्टिकल के प्रति ओवर सेंसिटिव होते हैं, जैसे वो पार्टिकल हम इनहेल करते हैं, इनहेल करते ही हमारी ब्रोंक्यूल की मसल में स्पैज्म हो जाता है। और उस स्पैज्म को आप डिफेंस से समझिएगा, वो तो आपकी सुरक्षा कर रहा है, वो चाहता है भैया ये पार्टिकल अंदर ना जाने पाए। अब जाने तो नहीं दिया, लेकिन सर पार्टिकल नहीं गया तो हवा भी तो नहीं जाएगी। अब हमारी बॉडी कहती है अरे तुमने रास्ता क्यों रोका, तो वो एफर्ट करती है बार बार कि यार खोलो रास्ता, हवा कम आ रही है। तो वो एफर्ट करने के, जब हम सांस लेते हैं तो इसलिए एफर्ट करता हुआ नजर ऐसे करते हैं, क्योंकि अब हम एफर्ट कर रहे हैं कि सर हवा अंदर जाए, आपने रोक लिया, इट्स ए गुड, लेकिन सर रास्ता तो सकरा हो गया हमारा।
तो इसीलिए हम इन दो शब्दों को जरूर समझें कि अस्थमा जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, जिसको हम एलर्जिक डिसऑर्डर की श्रेणी में लाते हैं, जहां पर हम किसी एक पार्टिकल के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे वो पार्टिकल हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर घुसना शुरू करती है, हमारी ब्रोंक्यूल की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जस्ट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ दैट पार्टिकल। तो वो रास्ता सकरा हो जाता है। उस सकरे रास्ते में अब मुझे एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है। वैसे भी लॉजिकली सोचिए, अगर आप किसी पतली नली के अंदर से हवा फूकिए और जोर से फूकिए, यू फील द सम साउंड ऐसे। और अगर मोटे नली हो और उसमें हवा फूकिए तो आपको साउंड नहीं नजर आएगी। तो इसीलिए जब अस्थमा का अटैक पड़ता है तो आदमी की रेस्पिरेटरी ट्रैक से आवाज आती है, ये एक वीजिंग साउंड क्रिएट होती है इस जगह पे, वीज साउंड, only because the narrowing of the lumen of the bronchiole. तो दिस इज अस्थमा। लेकिन सवाल यह है कि हम ठीक कैसे कर लेते हैं। तो आपने कभी महसूस किया होगा कि व्यक्ति 2 बार इनहेलर लेता है और तुरंत ठीक हो जाता है। इनहेलर में कोई ऐसी दवा होती है एंड दैट इज अ ब्रोंकोडाइलेटर। आगे चल के आप पढ़ पाएंगे, विल बिकम द डॉक्टर। तो देन दवाओं के रोल तभी आप समझ सकते हैं जब फिजियोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से आप समझ लें, क्योंकि दवाएं उसी जगह काम करेंगी जहां आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब जब आपने कोई ब्रोंकोडाइलेटर इनहेलर लिया, कभी देखा होगा आपने, 2 बार उसने ऐसे पंप किया, तो उसमें जो भी दवा है, फॉर एग्जांपल टेरिफाइलिन, तो वो दवा जैसे ही हवा के रास्ते यहां पर जाएगी तो वो ब्रोंकोडाइलेटर होती है। तो जितनी भी ड्रग्स होती हैं जो अस्थमा में दी जाती हैं वो ब्रोंकोडाइलेटर होती हैं। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। चाहे जो भी दवा दी जाए, इंट्रावेनस दी जाए, ओरल दवा दी जाए या इनहेल की जाए, इनहेलेशन का रिजल्ट तुरंत नजर आता है। इससे जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनसे एडवाइस की जाती है कि आप इनहेलर अपने साथ रखें, क्योंकि आप ब्लड के थ्रू दवा दोगे तो ब्लड के बाद धीरे धीरे वो वहां पहुंचेगी। मुंह से खाओगे दवा तो एब्जॉर्ब होकर तब यहां पहुंचेगी। आप जैसे इनहेल करोगे विद इन अ सेकेंड दैट विल रीच द प्रॉपर प्लेस एंड कॉज द डायलिटेशन। वहां की जो ब्रोंक्यूल की मसल्स है उसे रिलैक्स कर देगी, रास्ता चौड़ा हो जाएगा और अस्थमा में आराम।